हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपीटर प्लस सीपीटी घटना चक्र ई बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत अफगानिस्तान संबंध और साथ ही भारत चाइना का संबंध। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल हो गया, और चौथा जो सिलेबस क्रमांक भारतीय अर्थव्यवस्था, पांचवा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, छठा सामान्य विज्ञान, इन सभी को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है, जिसमें कि 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के आएंगे एग्जाम में। और इसी के साथ लगे हाथों हम लोग जनरल अवेयरनेस को भी कवर करेंगे, जो कि सामान्य जागरूकता है, सिलेबस क्रमांक नंबर 12, जिसमें कि हम लोग कवर कर रहे हैं भारत की पड़ोसी देश से संबंधित तथ्यों को। आज की इस वीडियो में भारत अफगानिस्तान, भारत चाइना, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा भारत म्यांमार और श्रीलंका से संबंधित तथ्यों को कवर करने के बाद देश की राजधानी और मुद्रा से संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे, बिल्कुल सिलेबस वाइज जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी किंगडम के लिए आप सिंपली सर्च बॉक्स में जाइए टेलीग्राम के, और वहाँ पर टाइप कीजिए OS के टेलीग्राम, आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट कुछ जो होंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन आपको जारी नहीं करता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत और अफगानिस्तान ने अपनी सभ्यता और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित एक सशक्त संबंध की स्थापना की है। एक ऐसा संबंध जिसने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका से शक्ति प्राप्त की है। भारत की विकास भागीदारी का प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी अफगान क्षमता और संस्थानों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है, तथा एक ऐसे विकास को सुनिश्चित करना है जो अफगानिस्तान की सभी क्षेत्रों तक पहुंच सके और सभी क्षेत्रों में विकास कर सके। भारत के कार्यक्रम में ढांचागत परियोजनाएं, मानवीय सहायता एवं लघु एवं समुदाय आधारित विकास परियोजनाएं तथा शिक्षा और क्षमता विकास आदि 4 व्यापक क्षेत्र सम्मिलित हैं। जारंज से दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में स्थित डेला राम तक 218 किलोमीटर की सड़क परियोजना ईरानी सीमा और उससे आगे तक मालों और सेवाओं के संचालन को सुविधा प्रदान करने के लिए है। भारत ने 202 किलोमीटर लंबी और 202 किलोवाट की DC संप्रेषण लाइन पुल एक खुमरी से काबुल तक बिछाई है, और 220 या 110 या 20 किलोवाट के सब स्टेशन का निर्माण चिमताला में किया गया है। वर्ष 2011 ईस्वी में भारत अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसी प्रकार भारत अपनी तकनीकी एवं शैक्षिक सहयोग के अंतर्गत अफगान प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भारतीय तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 675 अन्य अल्पकालिक वार्षिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। UNDP दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अफगान तथा भारत सरकार द्वारा समर्थित अफगान सार्वजनिक प्रशासन कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्माण के अंतर्गत 20 से अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों ने प्रशिक्षकों और परामर्शदाताओं के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। भारतीय उद्योग महासंघ ने अफगान युवकों को बढ़ईगिरी, नलसाजी, झलाई, राजगिरी और सिलाई आदि में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक भारत अफगानिस्तान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया था। भारत अफगानिस्तान के निकट संबंधों की पहचान त्वरित द्विपक्षीय उच्च स्तरीय यात्राओं और उनकी आतंकवाद का सामना करने के तथा एक संयुक्त लोकतांत्रिक एवं अनेकात्मवादी अफगानिस्तान के निर्माण आदि के प्रति सशक्त वचनबद्धता से है। 25 दिसंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की। इस दौरान उन्हें नवनिर्वाचित अफगानी संसद भवन का शुभारंभ किया। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला 31 जनवरी से 4 फरवरी 2016 तक भारत की यात्रा पर रहे। ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए और आगे तक जाने के लिए सड़क मार्ग विकसित करने पर कार्य प्रगति पर है। 4 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अफगानिस्तान की संक्षिप्त यात्रा की। इस दौरान उन्होंने अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ संयुक्त रूप से हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ में हरी रूद नदी पर निर्मित अफगान भारत मैत्री बांध, पूर्व नाम शल्मा बांध था, इसका उद्घाटन किया गया।
इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दरिज अमीर अमुन-अल्लाह खान अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 1.14 अरब अमेरिकी डॉलर के लगभग पहुंच गया। जून 2017 में काबुल दिल्ली और कंदहार दिल्ली के मध्य एयर कार्गो कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया। 28 सितंबर 2017 को डॉक्टर अब्दुल्ला ने भारत अफगानिस्तान व्यापार एवं निवेश शो का उद्घाटन किया। भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी 19 सितंबर 2018 को भारत की दौरे पर आए थे। 23 से 24 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिनेवा में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सहयोग जो सह आयोजन रहा, अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सह आयोजन जो किया गया था वह संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान सरकार एवं फिनलैंड सरकार के द्वारा। हाल ही में अब भारत ने अफगानिस्तान के साथ सतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इस शहर के 20 लाख निवासियों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त होगा और यह काबुल शहर के निवासियों के लिए। 12 सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। कहाँ पर? दोहा में। दोस्तों, अब हम देखेंगे भारत चाइना रिलेशनशिप की संबंधित तथ्यों को। लोक गणराज्य चीन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को हुई थी और भारत प्रथम गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने इसे मान्यता प्रदान की थी कि चाइना भी एक कंट्री है। 1 अप्रैल 1950 ईस्वी को भारत और चाइना के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हो गई थी। दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से पंचशील सिद्धांतों पर समझौता वर्ष 1954 में हुआ था और उस समय चीन के जो प्रधानमंत्री रहे चाउ एन लाई भारत की यात्रा पर जून 1954 में और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन की यात्रा पर अक्टूबर 1954 में गए थे। प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत की यात्रा पर जनवरी 1957 और अप्रैल 1960 में पुनः आए थे और वर्ष 1962 ईस्वी में चीन द्वारा किए गए आक्रमण की परिस्थितियों के कारण द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर धक्का लगा था। भारत और चाइना ने राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना अगस्त 1976 में की थी। उच्च राजनैतिक स्तरीय संपर्कों का नवीनीकरण तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फरवरी 1979 की यात्रा से हुआ था। राजीव गांधी द्वारा दिसंबर 1988 ईस्वी में चीन की राजकीय यात्रा आगामी संबंधों के लिए मील का पत्थर था। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार और विकास पर सहमत हुए थे। सीमा के प्रश्न पर निष्पक्ष, उचित एवं पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान हेतु एक संयुक्त कार्यदल तथा संयुक्त आर्थिक दल आदि की स्थापना की भी सहमति हुई थी। चीन के पक्ष से तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे ली पेंग की भारत यात्रा दिसंबर 1991 में हुई थी और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की चीन की यात्रा सितंबर 1993 में गए थे। भारत चाइना सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण जो रेखा है एलएसी है, शांति और निर्विघ्नता बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और इस यात्रा की अवधि में किए गए थे, जो दोनों पक्षों के बीच सीमा पर यथास्थिति के प्रति सम्मान बनाए रखेगा और स्पष्ट रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा वहां है जहां पर संदेह और सीबीएम के दायित्वों का बोझ है। तत्कालीन राष्ट्रपति एम वेंकट रमन चीन की राजकीय यात्रा पर मई 1992 में गए थे और यह राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर भारत और चाइना के बीच प्रथम यात्रा थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जामिन भारत की राजकीय यात्रा पर नवंबर 1996 में आए थे और यह यात्रा लोक गणराज्य चीन के राष्ट्राध्यक्ष की प्रथम यात्रा रही। चीन ने मई 1998 ईस्वी में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उस समय विदेश मंत्री जसवंत सिंह की जून 1999 की चीन की यात्रा की अवधि में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धमकी न देने के वचन को दोहराया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर जून 2003 में गए थे, जिसकी अवधि में संबंधों और विस्तारित सहयोग के लिए सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे।
भारत और चाइना के बीच उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर हस्ताक्षर किए गए और यह एक प्रथम विस्तारित दस्तावेज था। भारत और चाइना ने सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच सीमा पार गमन को जोड़ते हुए सीमा व्यापार प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया था। सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर रहे, जबकि मई 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की यात्रा की थी। इस दौरान कुल 24 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन की यात्रा की संपन्न की थी। हाल ही में डोकलाम विवाद के कारण भारत तथा चाइना के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसे आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया गया था। वर्ष 2020 में भारत एवं चाइना के मध्य लद्दाख क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। बस इस क्षेत्र में दोनों देशों ने सैनिकों के मध्य संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक भी शहीद हुई थी। यह संघर्ष मुख्यतः गलवान घाटी फेगोंग तुसो झील में हुआ था। तो याद रखना है, यह इम्पॉर्टेंट तथ्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके पश्चात भारत सरकार ने 59 यानी 62 चीनी मोबाइल ऐप पर भी प्रतिबंध सहित कठोर कदम उठाए थे। भारत और चाइना ने आधिकारिक रूप से व्यापार की शुरुआत वर्ष 1978 ईस्वी में की थी। वर्ष 1984 ईस्वी में दोनों पक्षों ने सर्वाधिक चहेते राष्ट्र के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के महाभारत में चाइना का संदर्भ आता है और मौर्य वंश जिसका जो कार्यकाल रहा वह ईसा पूर्व 350 से 283। इनके कार्यकाल के चाणक्य ने चीनी रेशम को चीना शंकु के रूप में उल्लेख किया था और अपने अर्थशास्त्र में इसे चिन्नपट का उल्लेख किया था। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध इतिहासकार झैंग क्वां और सीमा क्वां के अभिलेख में शेंदु का संदर्भ आया है, जिसे शायद संस्कृत में सिंधु के रूप में उद्धृत किया गया होगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कन्फ्यूशियस और शाक्य मुनि की उत्पत्ति ने दोनों सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान की एक नए युग का जो है वह सूत्रपात किया था। ईसा पूर्व 256 में अपने धर्मांतरण के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, जिसने दोनों सभ्यताओं और सन्निहितता जो है वह प्रदान की थी। सम्राट अशोक के द्विभाषीय यानी खरोष्टी और ग्रीक राजाज्ञा में बौद्ध धर्म के चीन और मध्य एशिया की दिशा में विस्तार की ओर संकेत किया था। यह दृष्टिकोण ईस्वी के प्रथम शताब्दी के सम्राट कनिष्क काल तक लगातार विद्यमान था। उनके साम्राज्य की राजधानी फिरोजपुर, जो कि अब पाकिस्तान का पेशावर है, बौद्ध धर्म के तीर्थयात्रियों और विद्वानों को ऐतिहासिक रेशम मार्ग पर यात्रा करने के लिए सक्षम बनाती थी। 8वीं शताब्दी में भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की खगोलीय संकेतों का चीनी भाषा में अनुवाद एक पुस्तक काई युवा झैनजिंग के रूप में किया था, जिसका संकलन गौतम सिद्ध द्वारा जो है वो किया गया था। हमारे आदान प्रदान हमारी स्वाधीनता संघर्ष काल में ही लगातार चलते रहे थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर चीन की यात्रा पर 2 बार वर्ष 1924 में और वर्ष 1929 में गए थे। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का अवशेष आज भी उत्तरी चीन के हेबी प्रांत के शहीद स्मारक की उनकी समाधि में विद्यमान है। इन्होंने चाइना जापान युद्ध में चीनी लोगों की सेवा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। वर्ष 1938 के 5 सदस्यीय चिकित्सा दल के एक हिस्से के रूप में चलते फिरते चिकित्सालयों में घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए यह रुक गए थे। उन्हें वस्तुतः एट द रूट आर्मी द्वारा निर्मित डॉक्टर वेथुन अंतर्राष्ट्रीय शांत चिकित्सालय में एक चिकित्सक के रूप में नियुक्त कर लिया गया था। भारत और चाइना दोनों ने अपने स्वाधीन शासन की यात्रा लगभग एक साथ शुरू की थी। भारत वर्ष 1947 में और चाइना वर्ष 1949 में लोक गणराज्य बना था। वर्ष 1986 ईस्वी में एक फिल्म प्रतिनिधिमंडल भारत से चीन की यात्रा पर गया था और दोनों देश वर्ष 1988 से अपनी सांस्कृतिक आदान प्रदान संरचना के माध्यम से लोगों को एक साथ ला रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।